वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से लाए हैं गाला असाइनमेंट स्टैटिस्टिक यानी स्टेट का पेपर नंबर 2 करेंगे आज हम। ठीक है, पेपर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और विभाग बी करने वाले। ठीक है, और बढ़िया तरीके से करेंगे, सारी चीज़ों को याद हो ऐसे पढ़ाएंगे हम। ठीक है, और एग्जाम में लिख कर आओगे अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं वही सेक्शन पहले करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हो, पर ए और बी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता है, इसीलिए सबसे पहले मैं उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना, और साथ साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से बड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं और भी अच्छे कंटिन्यूअस वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो वीडियो को फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे बड़ा मैं आगे की क्लास कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बड़ा आज हम बड़ा पेपर नंबर 2 पढ़ाएंगे बड़ा। ठीक है, विभाग बी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसे हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है? मुद्रा का क्रय शक्ति और वास्तविक वेतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखना है बड़ा। ठीक है, क्या बोला है? सूत्र बोला है, जो जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन बोला है, एक तो बोला है मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र, इसी में थोड़ा अलग कलर रख देता हूँ बड़ा। ठीक है, एक बोला है मुद्रा का क्रय शक्ति, ठीक है, और दूसरा बोला है वास्तविक वेतन। ठीक है, ये दो सूत्र आपसे पूछा है बड़ा, तो इसको कैसे करोगे बड़ा? तो मुद्रा का क्रय शक्ति का सूत्र क्या है बड़ा? 1/, जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक गुणे में 100। क्या है? 1/, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। ये किसका है? क्रय शक्ति का है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे बड़ा वास्तविक वेतन, यानी वास्तविक वेतन का सूत्र क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो वास्तविक वेतन का सूत्र क्या लिखा है? ये रहा, यानी वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे में 100। कुछ भी नहीं है बड़ा सवाल, आसानी से याद हो जाएगा। डन? तो मैं मान लूँ कि 20 नंबर 1 का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। डन? आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हाजिरी लगा दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, 22 पढ़ते हैं। सहसंबंध की परिभाषा दीजिए, उसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए बेटा। जून 2022-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। आंसर क्या लिखा है? आंसर लिखा है दो चलों के बीच सुरेख यानी रेखिक सहसंबंध की घनिष्ठता संख्यात्मक मान को सहसंबंधांक कहते हैं। फिर से क्या लिखा हुआ है? दो चलों के बीच सुरेख सहसंबंध की घनिष्ठता या संख्यात्मक मान को सहसंबंधांक कहते हैं। उन्हें ज्ञात करने के लिए बड़ा आप चाहो तो ये वाला सूत्र भी लिख सकते हो, या तो एक और सूत्र है मैं वो भी बता देता हूँ बड़ा। ठीक है, R = सिग्मा XY माइनस सिग्मा X सिग्मा Y अंडर रूट में N सिग्मा X² माइनस सिग्मा X का होल स्क्वायर, फिर N सिग्मा Y² माइनस सिग्मा Y का होल स्क्वायर। आप चाहो तो बड़ा ये वाला सूत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला सूत्र भी वैलिड है बड़ा। डन? इसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सूत्र आपके सही हैं, पर ज़्यादा उचित ये वाला सूत्र रहेगा, क्योंकि ये वाला सूत्र आप बार बार याद करते रहते हो। 5 नंबर के जितने भी सवाल होते हैं उसमें हम लोग यही वाला बार बार सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र आपको ईजी पड़ेगा, आप ये वाला सूत्र लिख देना। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या लिखा है बेटा? नियत संबंध रेखा की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा प्राप्त करने की कौन सी विधि है, उसमें से श्रेष्ठ विधि का नाम बताना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, उनमें से श्रेष्ठ विधि का नाम बताइए।
सबसे पहले उत्तर क्या लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं बेटा। क्या लिखा है? नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा प्राप्त करने की दो विधि। कितनी विधि है बेटा? दो विधि है, जिसमें पहला है विकर्ण आकृति की विधि, दूसरा है न्यूनतम वर्गों की विधि। और उसने पूछा है कि श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, तो नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा प्राप्त करने की विधि का नाम है न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या है बेटा? क्या नाम है? न्यूनतम वर्गों की विधि। क्या नाम है? न्यूनतम वर्गों की विधि। ठीक है, क्लियर हुआ? याद हो जाएगा ना। बस इसी तरीके से जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। डन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सामयिक श्रेणी के झुकाव मापने की विधि के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है? सामयिक श्रेणी के झुकाव मापने की विधि के नाम बताइए। तो बेटा तीन विधि है। पहली विधि का नाम क्या है बेटा? पहली विधि का नाम है आरेख की विधि, यानी आलेख की विधि। दूसरा है न्यूनतम वर्गों की विधि और तीसरा है चलित औसत की विधि। बोलो, याद हो जाएगा बेटा? कितनी सामयिक श्रेणी की झुकाव मापने की विधि कितनी है? तीन विधि है। नंबर 1 आरेख की विधि, नंबर 2 न्यूनतम वर्गों की विधि, नंबर 3 चलित औसत की विधि। डन। आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 संभावना का गाणितिक परिभाषा दीजिए, जो जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। भाई साहब अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? माना कि किसी यादृच्छिक प्रयोग का श्यान्त निर्दर्श अवकाश U है। श्यान्त निर्दर्श अवकाश U है, मतलब माना कि किसी यादृच्छिक प्रयोग का शांत निर्दर्श अवकाश U के परस्पर निवारक और निशेष और समसंभावनी परिणाम की कुल संख्या n है, तो उसमें से m परिणाम किसी एक घटना बनने की सानुकूल घटना A की संभावना m/m होगी, तो उसे हम संभावना गाणितिक परिभाषा कहेंगे। फिर से क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ते बड़ा। माना कि किसी यादृच्छिक प्रयोग का शांत निर्दर्श अवकाश U के परस्पर निवारक, निशेष और समसंभावनी परिणाम की कुल संख्या n है, जिसमें से m परिणाम किसी घटना A बनने की सानुकूल हो, तो घटना A की संभावना m/m होगी। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा है? यादृच्छिक चल और असतत यादृच्छिक चल की परिभाषा बताइए, जो जुलाई 2023 और मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। दो परिभाषा के साथ पूछा है भाई। पहला क्या है? यादृच्छिक चल, दूसरा असतत यादृच्छिक चल, दोनों ही अलग अलग है। चलिए बताता हूँ बेटा क्या लिखा है। यादृच्छिक चल की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश U के प्रत्येक घटना को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ने वाली फलन को यादृच्छिक चल कहते हैं। फिर से, एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ने वाले फलन को यादृच्छिक चल कहते हैं। एंड सेकंड परिभाषा क्या है बेटा? सेकंड परिभाषा है असतत यादृच्छिक चल। इसकी परिभाषा क्या है बेटा? यदि यादृच्छिक चल x के वास्तविक संख्या समूचे R की शांत संख्या में या गण अनंत मूल्य को धारण कर सकता हो, तो ऐसे चल को x का असतत यादृच्छिक चल कहते हैं। अब इसे याद करने के लिए आपको लिखकर पॉइंट को टुकड़ा टुकड़ा करके फिर याद करना। कैसे बता दे रहा हूँ। टुकड़ा करना नहीं आता तो मैं तोड़ के बताता हूँ। पहले थोड़ा सा याद करने का। एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश, क्या बोलोगे? एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश। फिर से, एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश। याद हुआ? एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्दर्श अवकाश
U के प्रत्येक घटक को, U के प्रत्येक घटक को, बोलो मेरे साथ, U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ, वास्तविक संख्या के साथ जोड़ने वाले फलन को, जोड़ने वाले फलन को यादच्छिक चल कहते हैं। बस अब इसी को साथ बोलने का, एक यादच्छिक प्रयोग के निरदर्श अवकाश U के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ने के फलन को यादच्छिक चल कहते हैं। बोलो याद हुआ कि नहीं? ऐसे रिपीट करोगे ना तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब असतत यादच्छिक चल किसे कहते हैं? यदि यादच्छिक चल x वास्तविक संख्या समूचे r की शांत संख्या या गण अनंत मूल्य को धारण कर सकता हो तो ऐसे चल x को असतत चल कहा जाता है। बोलो बड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी रहेगी, ठीक है। बहुत डिटेल में आप लोगों को इसीलिए बताया जा रहा है, इससे आप लोग अभी से याद करोगे तो एग्जाम टाइम पे लोड नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। अभी से पढ़े रहोगे तो एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में मजा आएगा और जल्दी याद हो जाएगा। और एग्जाम टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो मैं कहता हूँ मेरा बिल्कुल याद नहीं रहेगा। सो प्लीज याद करो। नेक्स्ट चलिए 27वां क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रमाणीय चल का संभावना घनत्व फलन किसे कहते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक बड़ा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले समझ लेते हैं। यदि यादच्छिक चल x यहाँ म्यू माध्य सिग्मा मतलब सिग्मा प्रमाप विचलन हो तो उसका संभावना घनत्व फलन ये होगा। तो बड़ा इसका सूत्र याद रखना, इसका सूत्र ये है बड़ा, इसको याद रखना था। यही हमारा क्या है? संभावना घनत्व फलन का सूत्र है। क्या लिखा हुआ है? fx बराबर 1/√2 पाई e -1/2 अंडर में यहाँ पर x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है, और पावर 2 -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। और x का मतलब, जैसे x का मतलब होगा प्रमाणीय चल का मूल्य, म्यू का मतलब होगा प्रमाणीय वितरण का माध्यम, सिग्मा मतलब होता है प्रमाणीय वितरण का प्रमाणीय विचलन, और अचालक पाई की कीमत क्या है? 3.1416। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है बड़ा कई बार। और ई का अचालक क्या है? 2.7183। ये याद रखना बड़ा, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से इसको याद रखना है। डन, क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना बड़ा। इसको ये जो सूत्र है 2-3 बार लिख के, कैसे लिखोगे बड़ा? मैं लिखने का टेक्निक बता दूं, जैसे कि fx बराबर 1/2 पाई, यहाँ पर e -1/2, यहाँ पर x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का पावर 2। ऐसे 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे बड़ा तो आपको सूत्र क्या होगा? याद हो जाएगा। क्या करोगे? ऐसे लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 2 से 3 बार लिखोगे, फिर आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नहीं याद होगा सत्यम सर बैठे, टेंशन लेने का नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बड़ा यहाँ पर? 28वां। एक प्रमाणीय वितरण का माध्य आपको दिया हुआ है 10। क्या बोला है? एक प्रमाणीय वितरण का माध्य आपको 10 दिया। अब प्रमाप विचलन मतलब 6 दिया है, तो चतुर्थक विचलन अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है बड़ा। तो सिंपल सी बात है, चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य का सूत्र क्या है बड़ा? तो अनुमानित मूल्य का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। क्या लिखा है? ये आपका सूत्र है बड़ा। क्या है? ये सूत्र है, ठीक है। इसका सूत्र है चतुर्थक विचलन का सूत्र है। इसका सूत्र है चतुर्थक विचलन का सूत्र है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? 2 सिग्मा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 2 सिग्मा अपॉन में 3, ठीक है। तो 2 का 2 और प्रमाप विचलन कितना दिया है? 6। यानी कि मैं बता दूंगा कि प्रमाप विचलन का मतलब होता है सिग्मा और माध्य का मतलब होता है म्यू, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हमें प्रमाप विचलन निकलना, तो हम क्या करेंगे बड़ा? तो प्रमाप विचलन यानी 2 का 2 और सिग्मा कितना दिया है? 6 दिया है, और दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 12, और 3 का 3, और 12 में भाग देंगे कितना आएगा? 4। यानी क्यूडी बराबर कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। यही क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है? 29 नंबर पर क्या लिखा है? -5 और -001 सामीप्य को मानांक में प्रदर्शित करना है। यानी इन शॉर्ट ये चीज़ किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सामीप्य में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? इसको मानांक में बदलना है।
तो मानांक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो मानांक का सूत्र है x माइनस ए मानांक यहाँ पर डेल्टा। तो यहाँ पर आएगा x का x और माइनस है तो माइनस, और माइनस में माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो डेल्टा डेल्टा कितना दिया 0.001, यानी यहाँ पर आएगा x माइनस माइनस क्या होगा +5 और यहाँ पर आएगा 0.001। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा बेटा। बोलो क्लियर, समझ में आया बेटा? बस आप लोगों को मानांक का सूत्र क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, मतलब इसका सूत्र पता होगा तो ही कर पाओगे बेटा, यानी मानांक का सूत्र पता होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, एकदम डिटेल में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है पहले समझ लो। y बराबर 6x की घात 3 प्लस 7/2 x की पावर 2 प्लस 6/5 x माइनस 8। इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा? तो यहाँ पर देखिए y दिया बेटा, तो y क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6/3 की घात 3, तो 6 को 3 बार गुणा करो, 6 3 क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, तो 18 और यहाँ पर x का x, और जितना घात हो बेटा 3 घात तो 1 घात कम करने को, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, ये प्लस 7। अब यहाँ पर बटे में तो ये वाले को अलग कर दो बेटा, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 2, और x अकेला बचा यानी x² बचा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x, और 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, अब बेटा देखो 6 बटे यहाँ पर क्या आएगा 5, और x क्या हो जाएगा, x का कुछ नहीं होता बेटा, x का क्या होता है कुछ नहीं, x का मतलब 1। ठीक है, और माइनस, अगर खाली संख्या दिखाई दे, ओनली फॉर संख्या हो, कोई भी संख्या के बगल में कोई x y ना हो, तो उसका आंसर क्या मानने का 0। तो यहाँ पर बनेगा dy अपॉन में dx बराबर 18x की पावर 2 प्लस, अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 7x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6/5 और संख्या 0 का 0, यानी आपका फाइनल आंसर जो आएगा बेटा वो आपका फाइनल आंसर आएगा जी। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बेटा इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली बार बेटा जब हम मिलेंगे पेपर नंबर 3 कराएंगे, इसमें और भी डिटेल में आप लोगों की चीज़ें कराएंगे। अगर फिर भी बेटा कोई चीज़ें डाउट होता है, कोई चीज़ें कन्फ्यूजन होता है या कोई चीज़ें नहीं समझ में आता है बेटा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा, ये चैप्टर नंबर 5, अगर आपको सीखना है कि चैप्टर नंबर 5 के पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए बेटा तो चैप्टर 5 के सारे सवाल आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर 29 जब जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 में सीखने के लिए आपको 3 फॉर्मूला दिए, मानांक, सामिप्त और अंतराल, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो तो आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से इजीली याद आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा उन बच्चों के लिए अच्छे से समझ में आएगा जिनका ये चैप्टर स्कूल में और ट्यूशन में चल गया होगा, और अगर नहीं चला है फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर की मतलब ये जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की वीडियो ऑलरेडी बड़ा मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।